साल 2017 के आम चुनाव में भाजपा को 300 से अधिक सीटें जिताकर प्रचंड बहुमत की सरकार देकर उत्तर प्रदेश की जनता ने परिकल्पना की कि इस बार भ्रष्टाचार मुक्त शासन विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। ये उद्गार भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने एक मुलाकात के दौरान व्यक्त किए। आपको बता दें कि किसान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसी हद तक सड़क, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, नौकरी नियुक्तियों में पारदर्शिता के साथ महिला सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि खेती किसानी के मुद्दे पर सरकार फेल साबित हुई है। निराश्रित गौवंशों की प्रमुख समस्या बताते हुए मिश्र ने कहा कि सरकार ने गौ आश्रयशाला बनवाने की बड़ी योजना चलाई, लेकिन सरकारी मशीनरी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाहीपूर्ण रवैये के चलते जहां वास्तव में गौ आश्रयशाला की जरूरत थी, वहां ना बनवाकर अपने कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके बताए अनुसार बनवाए गए, जो कि पूरी तरह अनुपयुक्त साबित हो रहे हैं। इसी के साथ समय समय पर तमाम दिशा निर्देश होने के बाद सरकारी जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे, लेकिन आज गौवंश किसानों के लिए बवाल जाने बने हुए हैं। इस समय कड़कड़ाती ठंड में किसान रात दिन खेतों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आवारा छुट्टा घूम रहे मवेशियों के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना और अन्य कारणों से भारी जनहानि हुई है। फिलहाल सरकार को इस समस्या के स्थायी समाधान और आवारा पशुओं की जीवन रक्षा पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका और ये विचारणीय अवश्य है। देखो, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा के मामले में भाजपा सरकार ने जो भी कदम उठाए बीते समय में कुछ हद तक सराहनीय रहे, पर 2017 के समय में जब 300 से भी ज़्यादा सीटों पर सरकार ने भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में लाने का कार्य किया, उसके बाद से सरकार गौवंशों के मामले में पूरी तरह फेल हो गई। यह वास्तविक मुद्दा है और इसका ठिकरा भी सरकार पर आम आदमी सहित किसान साथी फोड़ रहा है, तो ये गलत नहीं है। हम जिस तरह से बता रहे हैं कि हमने ज़मीन देखी है और ज़मीन पर किसानों के हितों की बात की है और ज़मीन पर उनकी मदद करने का प्रयास किया है। जहाँ तक जनपद हरदोई के जनप्रतिनिधियों ने जो गौशालाएँ बनवाई, वो खासकर अपने अपने क्षेत्रों में बनवाई और वह भी अधूरी अवस्था में आज भी पड़ी हुई है, जिनका संचालन नहीं हो पाया। और जहाँ पर संचालन हुआ वहाँ पर गौवंश पर्याप्त मात्रा में रखे नहीं गए, तो कुल मिलाकर गौवंश खुले में आज भी घूम रहे हैं, जिनसे हजारों आदमियों की मौत हुई उत्तर प्रदेश में सड़कों पर। और इसके साथ साथ में गौवंश हमारे किसानों के लिए बड़ी समस्या बनते चले आए और आज भी बने, जिनका समुचित समाधान सरकार नहीं निकाल पाई। इसका सरकार खामियाजा भी आने वाला। लखीमपुर खीरी कांग्रेस प्रदेश सचिव मोहन चंद्र उपेत्री सपा में शामिल हो गए। 400 कार्यकर्ताओं के साथ वो सपा में शामिल हुए। 25 साल से कांग्रेस की सेवा मोहन चंद्र उपेत्री कर रहे हैं। निघासन सीट से टिकट न मिलने पर मोहन चंद्र उपेत्री नाराज चल रही थी। बीते दिनों मोहन चंद्र उपेत्री जिला कांग्रेस कार्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी की क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए थे। रुपए लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया था। मामले में आर पार की लड़ाई का भी ऐलान किया था। मोहन चंद्र उपेत्री 400 लोगों के साथ सपा में शामिल हुए। मैं निघासन विधानसभा में 25 साल से काम कर रहा हूं और 2 साल से मैं लगातार चुनाव लड़ रहा था निघासन विधानसभा से। मुझे जब से जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल जी बने, प्रहलाद पटेल जी ने कहा, उपेत्री जी आप बहुत पुराने समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा करिए पूरा निघासन संभालिए और निघासन में काम करिए। मैंने पूरा निघासन का संगठन ढांचा खड़ा किया और मैंने एक एक बूथ स्तर में मैंने कार्यक्रम किया। अभी 3-4 दिन पहले मेरे से ऊपर से कह दिया गया आपका टिकट है, आप क्षेत्र में काम करिए। तो 3 दिन पहले एक घटना हुई जब ये अटल शुक्ला जो है हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार, ये बसपा से टिकट मांग रहे थे। इनको टिकट नहीं मांगा तो वही टिकट नहीं मिला, तो ये थैली लेके हमारे राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर जी के पास चले गए और धीरज गुज्जर जी और तोकीर आलम जी ने इनका पैसा ले लिया और इनका टिकट निघासन से फाइनल कर दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई अटल शुक्ला जो 2 साल में एक दिन भी निघासन किसी कार्यक्रम में नहीं गए। प्रियंका जी ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, जो वहाँ पे नरसंगा 5 लोग मारे गए, तो उसमें प्रियंका जी गई, 3-3 बार निघासन गई। तो ये अटल शुक्ला कहाँ थे? अटल शुक्ला जी उस बीच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो दंगल चल रहा था, उसी दंगल में थे ये। उसके बाद प्रियंका जी
3 दिन सीतापुर में धरने में बैठी, जेल में रही, बंद रही, पूरा जिले का कार्यकर्ता वहां पे था, ये नहीं गए। उसके बाद हाँ जी, कदम मेरा अभी, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं सेवा दल का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस को खत्म नहीं होने देना चाहता हूं। क्योंकि मेरा कदम कुछ नहीं, मैं कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व को बताना चाह रहा हूं कि ये बीच में दलाल जो बैठे हैं, धीरज गुज्जर और उसमें तोकीर आलम, ये दलाल हैं कांग्रेस के, कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। इनको पार्टी से निकाला जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि अगर ऐसा नहीं होगा कांग्रेस बिल्कुल रसातल में पहुंच जाएगी। उनके साथ में जेएनयू से आए हुए लोग बैठे हैं वहां पे, जो एक संदीप सिंह है, ये जेएनयू के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी खत्म करके आए हैं और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं वो लोग। हम कांग्रेस जी मेरे से पैसे की डिमांड करने की नहीं थी, वो जानते हैं कि मैं, मेरे ऊपर तक सब ये है, इसी डर के मारे इनने दूसरे से पैसा ले लिया और उस पैसे के बाद उन्होंने उसका टिकट फाइनल कर दिया जो है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का निर्वाचन आयोग के द्वारा नामांकन की तिथि घोषित होते ही सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराना शुरू कर दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर नीतू कनौजिया ने 252 मंझनपुर विधानसभा सीट से कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके साथ पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष गौतम, वरिष्ठ बसपा नेता महेंद्र गौतम, दिलीप चौधरी, संयोजक के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। नामांकन के बाद उनका काफिला सीधे बसपा पार्टी कार्यालय ओसा पहुंचा, जहां पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ डॉक्टर नीतू कनौजिया को लखनऊ विधानसभा में पहुंचाने का संकल्प लिया। इस दौरान आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी उनके साथ मौजूद थे। डॉक्टर नीतू कनौजिया कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर गदगद दिखी, तो वहीं उन्होंने पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता का होना बताया। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ता ने ठान लिया है तो अब सूबे की तस्वीर और सत्ता परिवर्तन होना तय है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। GBN 24 से धर्मेंद्र दिवाकर ब्यूरो की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर मुख्यालय में ओसो चौराहे में स्थित बसपा कार्यालय में खड़े हुए हैं, जहां पर विधानसभा 2022 का चुनाव लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने दलों से उम्मीदवारों को उतारा है और सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन को लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ नामांकन किया है। उसी क्रम में आज हम देखेंगे बसपा प्रत्याशी यहाँ पे डॉक्टर नीतू कनौजिया जी, जो कि आज जिला कलेक्ट्रेट में पहुँचकर इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया हुआ है और किन मुद्दे को लेकर यहाँ पे जनता आज उनको वोट करेगी और इनको जनता समर्थन करेगी, मैं उनसे आज सीधे जुबानी जानूंगा। मैडम, किन मुद्दों को आप लेकर यहाँ पे जनता आपको वोट करेगी और आप जीतेंगे? मैडम, मुद्दे तो बहुत से हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज हम जिस धरती पे खड़े हैं, उस धरती को विकसित करने में, उस धरती की उन्नति में सबसे अधिक योगदान क्या पूरा योगदान हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को और उनके शासनकाल को ही जाता है, क्योंकि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में ही कौशाम्बी को जिला और मंझनपुर को मुख्यालय बनाया गया था। और जो भी विकास की गंगा इस जिले में बही है, जो भी उन्नति हुई है, वो सभी बहन जी के शासनकाल में हुई है। उसके बाद से ना तो किसी सरकार ने यहाँ पे किसी चीज़ की सुध ली है, ना हमारी जनता की सुध लिया, ना हमारे नौजवानों का सुध लिया, ना हमारे नौजवानों का सुध लिया और ना ही हमारी माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए उन्होंने कुछ किया है। जो भी हुआ, जो भी कार्यकाल हुआ, वो हमारे जो भी कार्यकाल में हमारी बहन जी ने हुआ, वो उन्नति बस वहीं पर आकर के खत्म हो गई। उसके बाद से कोई उन्नति नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास बहन जी का एक स्वर्णिम समय है जो हमारी जनता देख रही है। उस स्वर्णिम समय को हम फिर से दोहराना चाहते हैं। हम अपने जनता के बीच में वही उन्नति, वही विकास फिर से लाना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी हमारी जनता से ये अपील करते हैं कि आप हाथी का एक एक बटन दबाइए और बहन जी को फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। जी, जैसे मैडम मंझनपुर सीट है, बाहुबली सीट और SC सीट मानी जाती है। यहाँ पे कई प्रत्याशी बिल्कुल कट्टावर नेता के रूप में भी चेहरे हैं सामने, उनको कैसे फाइट करेंगे? जैसे मैडम आपके बीजेपी से लाल बहादुर जी हैं, जो कि इसमें वर्तमान में विधायक हैं, और साथ में यहाँ पे सपा से NG सरोज, जो बसपा के पहले 4 बार मंत्री रह चुके हैं। आज वो फिर आप दामन 20 का छोड़ के यहाँ पे समाजवादी में, और आज मैडम प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ बसपा प्रत्याशी हैं मैडम, तो उनको किस तरीके फाइट करेंगी मैडम, ये मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पे प्रतिद्वंदिता का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बसपा के सामने दूर दूर तक कोई विपक्षी है ही नहीं है। बसपा यहाँ से जीत रही है और तीनों विधानसभा सीट जीत करके हम बहन जी की झोली में डालने का कार्य करने वाले हैं और बहन जी को फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। जय बसपा, विजय बसपा और 22 में बसपा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसे कि इस समय हम लोग देख रहे थे बसपा प्रत्याशी डॉक्टर नीतू कनौजिया से सीधी बात कर
में हम आज बसपा पार्टी से जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, आज उनसे बात करेंगे। यहाँ पे महेंद्र गौतम जी से बात करेंगे, जिन्होंने आज पार्टी में जो कि बिल्कुल मुरझा चुकी थी, आज उन्हीं की देन है जो पार्टी एक नई रूप में, और आज ये जनता आप देख रहे हैं, जो आज जो समर्थक देख रहे हैं आप, आज उन्हीं की देन है कि यहाँ पे कौशाम्बी के अंदर बसपा मायावती की फिर से लहर यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज उनसे हम बात करेंगे। सर, आप इस चुनाव को लेकर 222 का यहाँ पे चुनाव लेके 252 सीट से सर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आपकी तैयारी है सर? आपका प्रश्न 252 विधानसभा में किन मुद्दों में जी हम क्या करना चाहते हैं? जी सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी सदैव जीतती चली आई। लेकिन बीच में एक लहर आई थी, मोदी लहर। मोदी लहर में लोग भटक गए, कुछ लोग तो 15 लाख के जुमले में फंस गए, और हमारे जो नौजवान साथी थे वो 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में फंस गए। इसमें लोग बहक गए थे और मिसगाइड होकर वोट ट्रांसफ़र हो गया भारतीय जनता पार्टी को, तो सरकार उन्होंने धोखे से बनानी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। जनता अब जान चुकी है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लिया है और वो जान चुकी है कि जुमलेबाजों की सरकार है। अगर ये सरकार फिर से दोबारा 5 साल के लिए आती है तो ये विकास नहीं, विनाश करेगी। और दूसरी चीज़ रही 252 की, तो 252 में तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का है, इसमें दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? बहुत से लोग आते गए जाते गए, बहुजन समाज पार्टी का कारोबार उनका। जैसे बसपा में इंजीत सरोज जी थे, इन्होंने विकास पुलिस से आपके साथ भी काम किया, कंधे से कंधे मिला के आपने प्रमोट भी किया, तो सर उनका क्या देखना चाहेंगे? जैसे समाजवादी पार्टी से समय है, प्रतिद्वंदी है, काफ़ी विरोध भी चल रहा है हर सीट में काफ़ी लेके, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, जो बहुजन समाज पार्टी से चला जाता है तो मैं नहीं उचित समझता तो उनके विषय में कोई बात की जाए। और ये बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के हो गया है किसी का कहीं का नहीं रह गया है। और आने दीजिए, आप 27 तारीख को देख लीजिए कि जनता खुद ही बता देगी कि जो बहुजन समाज पार्टी को धोखा देता है तो उसका क्या हश्र होता है। 2022 के 27 तारीख को आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। और रहा, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में मैं नेता का नाम नहीं लूँगा, अगर कुछ भी है तो माननीय बहन जी की बदौलत, चाहे हम हो चाहे जो हो, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर अगर है तो बहन जी के नाम से जाना जाता है, बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता नहीं है, बहन जी के अलावा कोई नेता नहीं। बहुजन समाज पार्टी में सारे लोग कार्यकर्ता हैं। ये समाजवादी पार्टी में नेता होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते। और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा, जब जब सरकार बनी है तो गुंडे तमंचा बंदूक लेकर लहराते रहते हैं चौराहे में। भारतीय जनता पार्टी उससे आगे है, 2 कदम आगे बढ़ती है जी, इसमें लहराते हैं, इसमें तो सीधे ठोक देती है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार जनता जान चुकी है। और रही डॉक्टर नीतू कनौजिया जी की बात, मैं तो नहीं जानता कि इनसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई पर्सन है जो इस विधानसभा में लड़ रहा हो अपने काम को। मैं तो आज इनको 15 साल से जानता हूँ जी। इससे सर, ये चुनाव लड़ने से पहले मैडम ने ऐसे भी सेवा की है, जैसे हॉस्पिटल की। मैं बता रहा हूँ, मैं 15 सालों से इनके साथ रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि अगर कोई गरीब इनके बीच संपर्क में आ जाए, चाहे हॉस्पिटल में या घर पर, तो कोई इनके घर से निराश होकर नहीं लौटा। ये मैं पिछले 15 साल से इनको जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर ये विधायक बनी तो इस कौशाम्बी में एक इतिहास कायम होगा, इससे बेहतर विधायक कोई नहीं बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। इस समय हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे बीएसपी के यहाँ पे यहाँ महेंद्र गौतम जी से, जो कि उनका कहना है कि बीएसपी पहले भी थी, अभी भी है, वो अपने ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे कोई नेता नहीं, यहाँ पे सारे अपने परिवार की तरीके और कार्यकर्ताओं के रूप में काम किया जाता है। और सिर्फ एक ही चीज़ को जानते हैं, बहन मायावती जी को, और बहन मायावती जी को इस बार लखनऊ पहचानेगा और ताज से नवाजने का काम कर रही है। और यहाँ पे विकास जो भी हुआ, यहाँ पे बहन मायावती जी के कार्यकाल में हुआ, और चार बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी ने यहाँ पे विकास का भंडार लगाया है। उसी तरीके अगर हमको मौका मिलता है यहाँ पे 252 सीट्स में विजयी होती हूँ, तो उसी प्रकार विकास की यहाँ पे लहर में बहाऊंगी। और लोगों को, जो यहाँ जनता तक जो मुझे प्यार कर रही है अपने वोट के बैलेंस में, उनको जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी योजनाएं होंगी सरकार की तरफ से, उनको मुहैया कराएंगे। इसी तरीके आप देखते रहें GPN 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर। मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी
सोमवार को भावुक हो गए। उन्होंने रुंधे गले से आरोप लगाया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश सपा ने रची है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कौम की खिदमत की है, हर दुख दर्द में मैं उनके साथ रहा हूं। यही सपा मुखिया को ये पसंद नहीं आया। मौका था मोती बाग में कांग्रेस के अल्पसंख्यक सभा चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा का। इमरान ने कहा कि अखिलेश ने इकराम कुरैशी को जलील करने की कोशिश की है और मुझे आवाम पर भरोसा है कि वो आपको जलील नहीं होने देगी। आपको जिताकर सपा को मोती बाग में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इकराम कुरैशी साहब आंखों को नम मत कीजिए, आपके आवाम की दिलो जान से खिदमत की है। मुझे कोरोना काल में नवाबपुर की घटना याद है। पूरा देश नवाबपुरा के खिलाफ था, लेकिन आप मुरादाबाद में और दिल्ली में लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हाजी इकराम में सच में मर्दों में मुजाहिद है। अगर ये दौलत वालों से हार गए तो यकीनन कौम की पैरवी कौन करेगा। हाजी इकराम ने रमजान में मुसलमानों की बाइकों के चालान का मुद्दा प्रशासन के सामने उठाया था, इस पर रोक लगवाई थी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे मोहब्बत बहुत दी मगर वोट कम दिए। आपने ऐसे व्यक्ति को सांसद बना दिया जिसके बेटे का चालान भी पुलिस कर देती है, वो आपके चालान को कैसे रोक पाएगा। इसलिए आपसे अपील है कि हाजी इकराम को वोट भी देना है और मोहब्बत भी। हाजी इकराम आपकी जमीन पर काम करता है और प्रशासन की आंख में आंख डालकर बात करने का हुनर जानता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुरादाबाद की जनता दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। उन्होंने सुनाया, रब ने बख्शा है जो इमाम नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिक सकता। वो जो वोटों के खरीदार यहाँ आएंगे उन्हें कहना मुसलमान नहीं बिक सकता। इमरान ने अपने चिर परिचित अंदाज में शेरो शायरी के माध्यम से आसान लफ्जों में अपनी बात रखी जो लोगों के दिल में उतरती चली गई। उनकी तकदीर के दौरान कई मर्तबा कांग्रेस जिंदाबाद, इकराम कुरैशी जिंदाबाद के नारे लगे। उन्होंने हाजी इकराम को मर्दे मुजाहिद बताते हुए कहा कि ये कौम का सच्चा नेता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हाजी इकराम की मूंछ तनी रहे। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद पहली बार जिला कुशीनगर पहुंचे आरपीएन सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। सुबह से ही आरपीएन सिंह के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। सुबह से ही आरपीएन सिंह के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। जैसे ही उनका काफिला कुशीनगर पहुंचा तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों में देखने लायक जोश देखा गया। आपको बता दें कि यहां पर चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज थी, तो वहीं आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने की खुशी दिखाई दी। आरपीएन सिंह ने भी कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी के साथ मिले, उनका अभिवादन किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए आरपीएन सिंह ने कहा कि मैं पार्टी में एक कार्यकर्ता हूं, मुझे पार्टी जो भी दायित्व सौंपेगी मैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। प्रथम आह्वान आपका हो रहा है शामिल होने के बाद। स्वयं प्रसाद मौर्य ने पिछले दिन आपको चैलेंज किया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं। मौर्य जी मेरे को जितना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें मैं उन पर कुछ बोलूँगा नहीं। इतना ही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे, और सब कोई अपने घर से लड़ना चाहता है। मैं पडरौना से हमेशा लड़ता हूँ, बाकी लोग अपने घर से लड़ते हैं। 15-20 साल से प्रतापगढ़ अपने घर